तो हम लोग बात करने वाले थे उन फैक्टर्स की जिन्होंने कि ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट कुछ डिकेड्स में, ठीक है ना, 40-50 ईयर्स में, तो वो जो है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर रहा है। इट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसने जो है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बिल्कुल जो है किक स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल लास्ट 50 ईयर्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसकी वजह से जो है सामान की डिलीवरी जो है वो अब कम कीमत पर लंबे डिस्टेंसेस पर भी जो है तेज़ी में होने लगा है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है तो उसकी वजह से क्या क्या हुआ। पहली बात यह है कि चीज़ों की कीमत कम हो गई ट्रांसपोर्टेशन की। लॉन्ग डिस्टेंस की डिलीवरी भी जो है अब रिलेटिवली कम समय में होने लगी है। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर का एग्जांपल दे दिया गया है कि क्या होता है कि चीज़ें जो है वो कंटेनर में डाल दी जाती है। कंटेनर को सीधा सीधे आप शिप पे डाल दीजिए, वहाँ से उठा के उसको जो है शिप पर डाल दीजिए, रेलवे में डाल दीजिए, प्लेन या ट्रक्स में डाल दीजिए। अब कंटेनर्स जो है इसकी वजह से क्या हो गया कि जो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट होता है, मतलब कि सामान को हैंडल करने का, नहीं सर पे उठा के आप लोड करिएगा, ये कॉस्ट काफ़ी घट गया है। चीज़ें फटाफट जो है अब शिप वगैरह पर लोड की जा सकती हैं, राइट। और अब जो है अपने इंटरनेट मार्केट में तेज़ी से पहुँच सकती है। अब चूँकि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जो है जा रही हैं तो उसका कॉस्ट भी घट गया है। एयर ट्रांसपोर्ट अब जो है फ़्लाइट्स ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गई हैं, इस वजह से भी एयर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जो है वो घटा है। तो इससे क्या हो गया कि अब ज़्यादा मात्रा में चीज़ें जो हैं वो एयरलाइंस के द्वारा भी पहुंचाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, चीज़ों का मूवमेंट जो है वो फास्ट हो गया है, चीज़ों का मूवमेंट जो है वो थोड़ा रिलेटिवली सस्ता हो गया है। और एक बहुत बड़ा जो रिमार्केबल फैक्टर रहा है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में वो रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट। ओके, रिसेंट टाइम्स में जैसे मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशंस में काफ़ी जो है इनोवेशंस हुए हैं, कंप्यूटर्स जो हैं वो आ गए हैं, इंटरनेट जो है उसने तो मान लीजिए कि वो जो है काफ़ी तेज़ी में जो है चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह, तो इसकी वजह से जो है अब आप एक जगह से दूसरी जगह तक जो है फटाफट आप संपर्क कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें और ये मोबाइल वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये किस वजह से हुआ, तो ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हैं उनकी वजह से हुआ ये, ठीक है। तो अब मोटा मोटी इस वजह से क्या हो रहा है कि सब कुछ कंप्यूटर से कनेक्टेड हो रहा है। फिर अब उसके बाद जो है इंटरनेट पर जो है देख ही रहे हैं किस तरह से आपको इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आप अगर ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, राइट, घर बैठे आप जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपका सामान जो है वो इंडिया के किसी कोने से आपके पास चला आता है थ्रू दिस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स, और ईमेल पर फटाफट जो है आपके पास आपके सामान का जो है ये बिल वगैरह भी आ जाता है, राइट। आप जो है वॉइस मेल पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह की मदद से। तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ट्रिमेंडस रोल प्ले किया है। इनफैक्ट आईटीसी जो है कह सकते हो कि आईटी टेक्नोलॉजी ने जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के ग्लोबल विस्तार में भी काफ़ी हेल्प किया है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक न्यूज़ मैगज़ीन जो है वो लंदन से पब्लिश होती है और ये जो है दिल्ली में डिज़ाइन और प्रिंट होती है। जो टेक्स्ट होता है मैगज़ीन का वो इंटरनेट के थ्रू जो है दिल्ली ऑफिस में आता है। दिल्ली ऑफिस में डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो ऑर्डर लेते हैं कि कैसे जो है मैगज़ीन को डिज़ाइन करना है। लंदन ऑफिस जो है वो उनको बताती है टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी के द्वारा कि मैगज़ीन को कैसे डिज़ाइन वगैरह करना है। एक बार जब डिज़ाइन वगैरह हो जाता है कंप्यूटर में तो प्रिंट करने के बाद मैगज़ीन को जो है एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है लंदन भेज दिया जाता है, और जो पेमेंट होता है डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग वगैरह का वो जो है इंटरनेट ई बैंकिंग के थोड़ा नेट बैंकिंग के द्वारा जो है वो हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी ने काफ़ी बड़ा जो है एक रोल प्ले किया है। दूसरा जो रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन में, दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब हम लोग जो है वो चाइनीज़ टॉय वाले एग्जांपल को अगर आप देखें तो मान लीजिए कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टॉयज़ के इंपोर्ट पर ज़बरदस्त टैक्स लगा दे, जैसे अभी तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है ना, उन्होंने टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है बहुत सारी चीज़ों पर। तो इस तरह से मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ढेर सारा टैक्स लगा दे, तो इससे क्या हो जाएगा कि अब कोई अगर उन चाइनीज़ टॉयज़ को इंपोर्ट करना चाहेगा इंडिया में तो उन्हें जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा। अब टैक्स की वजह से क्या हो जाएगा, उन इम्पोर्टेड टॉयज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। जब उनकी कीमत बढ़ जाएगी तो चाइनीज़ टॉय जो है अब इंडियन मार्केट में या इंडियन प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा सस्ती नहीं रह पाएंगी, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब
चाइना से जो इंपोर्ट है वो घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि चाइनीज़ टॉयज जो हैं उनकी कीमत भी अगर इंडियन टॉयज इतनी ही हो जाएगी, राइट, तो ऐसे में कस्टमर जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा जो है टेंशन नहीं रहेगा, वो इंडियन टॉयज भी चूज करने लगेंगे, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, चाइनीज़ टॉयज का जो इंपोर्ट है वो घट जाएगा, उनका ग्लोबल सेल जो है वो इंडियन मार्केट के में तो कम से कम सिकुड़ ही जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो टैक्स जो लगता है इंपोर्ट पर, इसे जो है ट्रेड बैरियर कहते हैं। दूसरे देश से जो आप सामान मंगवाते हैं उस पर जो टैक्स लगाती है सरकार, उसे उसे ट्रेड बैरियर कहते हैं। बैरियर इसलिए क्योंकि ये जो है ट्रेड के रास्ते में बाधा बन गई ना, क्योंकि अब टैक्स लगा दिया, चीज़ें महंगी हो गई तो लोग अब उसको कम खरीदेंगे वहाँ पर, तो धीरे धीरे ट्रेड जो है वो कम होने लगेगा, तो इसलिए इसको टैक्स बैरियर कहते हैं। सरकार जो है वो ट्रेड बैरियर का यूज करती है नॉर्मली अपने फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, साथ साथ ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरह की चीज़ें कितनी मात्रा में देश में आनी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कि इंडिया जो है वो उसने काफ़ी समय तक के लिए जो है चाइनीज स्टील वगैरह पे टैक्स लगा के रखा था। रीज़न ये है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसी भी कंट्री के कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाइनीज स्टील जो है वो इंडियन स्टील के कंपैरिजन में सस्ता था, बेहतर क्वालिटी का था। इस कंडीशन में क्या होता है कि चाइनीज स्टील अगर इंडियन मार्केट में आता तो इंडिया के मार्केट पर उसका कब्जा हो जाता, और फिर जो इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स होते वो धीरे धीरे गायब हो जाते बरसाती मेढक की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नहीं, एक्चुअली डोडो बर्ड की तरह गायब हो जाते, वो एक्सटिंक्ट हो जाते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो है ट्रेड बैरियर का यूज करते हुए चाइनीज स्टील को जो है कॉस्टली कर दिया इंडियन मार्केट में। तो उसके क्या होगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनको जो है थोड़ा टाइम मिला, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया। अब चूँकि उनका डिमांड ज़्यादा बढ़ा तो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, तो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उनका कम हुआ, और धीरे धीरे वो जब कम्पिटिटिव हो गए तब इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली जो है चाइनीज स्टील पर से टैक्स घटाना जो है वो कम कर दिया। तो ये एक तरीका है, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है कर सकती है। ट्रेड बैरियर का यूज करके जो है वो फॉरेन ट्रेड को वो रेगुलेट करती है, साथ साथ वो डिसाइड करती है कि कितना सामान किस देश से, कितना सामान जो है वो किधर से अपने कंट्री में मंगाना है। और गवर्नमेंट जो है इस तरह के काम जो वो इसलिए भी करती है क्योंकि जो भी मान लो क्रूशियल सेक्टर्स हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, उनको भी सपोर्ट करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है आपको। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंस के बाद से, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने किया है इस पॉलिसी को फॉलो, इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैरियर्स लगा दिए थे। ये इसलिए आवश्यक माना गया कि जो कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो देश की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फॉरेन कंपटीशन से बचा के रखा जाए। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो 50-60s में हो ही रहा था, जबकि बाकी दुनिया इस मामले में काफ़ी आगे बढ़ गई थी, खासकर वेस्टर्न कंट्री सब तो मान लो काफ़ी आगे बढ़ गई थी। तो ऐसे में जो है इंपोर्ट वगैरह अगर अलाउड होता, फॉरेन ट्रेड अगर अलाउ होता फ्रीली, तो क्या होता कि इंपोर्टेड आइटम्स का जो कंपटीशन होता उसकी वजह से जो ये देश के अंदर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहा था वो नहीं हो पाता। ओके, इसलिए इंडिया ने जो है सिर्फ जो एसेंशियल आइटम्स थे जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, इनका ट्रेड अलाउ किया, इनका इंपोर्ट जो है वो अलाउ किया, बाकी को रोक दिया। अब क्योंकि ऑफ कोर्स जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, राइट, उन्होंने जो है जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ रही हैं उन्होंने अर्ली स्टेजेस में जो है उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो है किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन दिया है। इनफैक्ट जब अंग्रेज इंडिया पे शासन कर रहे थे उस समय में भी उन्होंने जो है इंडियन गारमेंट्स, इंडिया के कॉटन और सिल्क गारमेंट्स के अगेंस्ट, कॉटन गारमेंट्स के अगेंस्ट पर्टिकुलरली जो है उन्होंने या इंडिया के टेक्सटाइल के अगेंस्ट उन्होंने जो है उधर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन दिया था। उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त टैक्स लगा दिया था ताकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ग्रो करने का मौका मिले। इंडिया के केस में अगर बात करो तो 1991 के बाद से जो है पॉलिसी में काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव हुए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के साथ compete कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये कंपटीशन जो है अब कंट्री के अंदर के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का मौका देगा, उन्हें जो है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मौका देगा। और इस डिसीजन को सपोर्ट करने में कुछ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल रहा था, जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
और इस वजह से 1991 के बाद ग्रेजुअली जो है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर से के जो बैरियर्स थे उनको काफ़ी हद तक हटाया जाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here। ट्रेड बैरियर्स हटाने का मतलब क्या हो गया, that goods could be imported and exported easily and foreign companies could set up factories and offices here। ये जो बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का जो प्रोसेस होता है, दिस इज व्हाट यू कॉल लिबरलाइजेशन। मैंने आपको कहा था 90s में आके जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ इंडिया में। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनको जो हटाया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो ट्रेड के लिबरलाइजेशन के साथ ही जो है अब बिजनेसेस को जो है ये परमिशन मिलती है कि वो फ्रीली अपना डिसीजन ले सकती हैं कि उन्हें इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कम रेस्ट्रिक्शंस लगाती है पहले की तुलना में, और इसलिए जो है उसे लिबरल माना जाता है। अब अगले लेसन में हम लोग जो है WTO के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका जो है ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी बड़ा रोल रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।